प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एसवी लॉर्ड कृष्णा ग्रुप में। आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता एग्जाम 2025 क्लास 7 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 6 का देखे थे। आज हम लोग 7 क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं और सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पौधा अपनी अधिकांश पोषण आवश्यकता स्वयं पूरी करता है लेकिन कुछ पोषण तत्व कवक से लेता है? ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? परजीवी, सहजीवी, आंशिक परजीवी या फिर गृहपोषी? ये जो है सहजीवी, सहजीवी जो है ये ऐसा करता है। कौन करता है? सहजीवी। क्लियर? वॉइस क्लियर है? चलिए अगला, फीचर प्लांट में भोजन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, कीटहारी पोषण, कीटहारी पोषण कहलाती है। अगला है, मानव में पाचन तंत्र में पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, है ना, किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पचाने में उत्तरदायी होता है ना। अगला सवाल जो है, हम्म चलिए अगला सवाल, मानव में रक्त कणिकाएं, कौन सा रक्त, है ना, तो श्वेत रक्त, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, औसत कितने दिन जीवित रहती है? यानी जीवन काल पूछ रहा है किसका? तो सफेद कणिकाएं का, है ना। तो इसका जो जीवन काल होता है 5 से 20 दिन का होता है। कुशकटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमरवेल भी बोलते हैं। किसे प्रभावित करती है बताओ? पौधा को, जानवर को, या पौधा जानवर दोनों को, या फिर कवक को? ये केवल पौधे को प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो होता है स्ट्रोमा के कारण होता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है भोजन का पचाना है, जल का अवशोषण, एंजाइम का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका मुख्य कार्य जो है जल का अवशोषण है। धातु में चालकता सबसे अधिक किसमें होती है? आपके पास धातु दिखा है, लौह है, यानी कि लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है। तो सबसे ज्यादा चालकता जो होता है वो चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होता है। आइए अगला सवाल, चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ताकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। आइए, कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण केवल निर्वात में संभव है? निर्वात का मतलब वैक्यूम, है ना। कौन सा ऊष्मा है भाई जो निर्वात में ही सिर्फ क्या है, स्थानांतरण हो सकता है? तो विकिरण, विकिरण जो है ये निर्वात में हो सकता है। ठीक है। कौन सा उत्तक पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है बताओ? फ्लोरेम है, या जाइलम है, या फिर कोलोकाइमा है, या फिर क्लोरोन काइमा है? तो ये है क्लोरोन काइमा, ऑप्शन डी। नीला लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग में बदल जाता है बताओ? तो नीला जो लिटमस है अम्लीय विलयन में ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच 12 है तो वह है, पीएच का वैल्यू 12 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। 7 रहेगा तो उदासीन है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। ठीक है, 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। दही जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही, है ना, दूध था दही जम गया है, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग और देखते हैं, अगर तांबे के बर्तन में नींबू का रस रखा जाए तो उसका रंग हरा क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा। तो हरा हो जाता है क्योंकि ये लवण बनाता है। क्या बनाता है जी? लवण बनाता है। बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि पेड़ जल जाता है या जलते हैं, पेड़ हवा रोकता है, पेड़ पानी खींच लेता है,
है ना, बिजली का आकर्षण अधिक होता है, बहुत अच्छा। ऑप्शन ये है डी, है ना, बिजली का आकर्षण अधिक होता है, इसीलिए पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए जब बिजली कड़कती है तब। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था? अलबरूनी? नहीं। मिनहाज ए सिराज, यही किया था, है ना। कौन किया था? मिनहाज ए सिराज। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हन, वानभट्ट, तुलसीदास, अमीर खुसरो। तो ये कल्हन के द्वारा, राजतरंगिणी जो है कल्हन के द्वारा। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर के शासक थे। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ये क्या है? नृत्य है। शाहजहां के समय निर्मित ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। चलिए, यमुना नदी के किनारे, है ना। अगला सवाल, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, आगरा, बीजापुर। तो गोल गुंबज जो है ये बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है। कबीर किस संप्रदाय से सबसे अधिक जुड़े माने जाते हैं? बताइए। तो कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति परंपरा के, है ना, इसी से ये जुड़े हुए हैं। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? बताइए, जैविक घटक कौन नहीं है? तो मानव, पशु, पौधे, ये सारे जैविक घटक हैं। ये पत्थर है, ये जैविक घटक नहीं है। वह पारस्परिक संबंध जिसमें सभी प्राकृतिक घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं क्या कहलाता है? जैव मंडल, तंत्र, संतुलन, पारिस्थितिकी, क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। भूकंप की सबसे तेज तरंगें कौन सी होती है? भूकंप जब आता है तो बहुत सारा वेव होता है, तो ये पी वेव, पी वेव जो होता है सबसे तेज होता है। चलिए, अगला सवाल, एल नीनो का संबंध किससे है? तो एल नीनो जो है ये ज्वालामुखी है कि वायु दाब है, समुद्री धाराएं और वायु है? ये समुद्री धाराएं हैं और वायु है एल नीनो, ठीक है। शेरपा समुदाय किस पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ी है? ये जो है हिमालय, है ना। शेरपा समुदाय किस पर्वतीय क्षेत्र से जुड़े हैं? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जुड़े हुए ये समुदाय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। गेहूं के लिए, चावल जूट के लिए, कपास के लिए, मक्का के लिए? तो चावल जूट के लिए प्रसिद्ध है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका, है ना। लद्दाख किस प्रकार का स्थल है? बताइए, किस प्रकार का है लद्दाख? शीत मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल है या फिर वर्षा वन है? तो लद्दाख जो है ये शुष्क मरुस्थल है। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए आप लोग। अच्छा सॉरी, इसमें जो है, एक मिनट, ये जो शुष्क हम लोग लगाए हैं, ये शुष्क नहीं, शीत। शुष्क मरुस्थल तो है, ये शुष्क मतलब हो गया सूखा, सूखा नहीं, यहाँ पर शीत वाला है। शीत मरुस्थल क्या है? शीत। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। प्रधानमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल? तो ये राज्यपाल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला सवाल, मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो मीडिया जो है, समाचार पत्र वाले जो भी लोग हैं उसको मीडिया के कैटेगरी में रखा गया है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये चौथा स्तंभ है। क्या है? चौथा स्तंभ है।
आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि पल्स पोलियो अभियान किस प्रकार का विज्ञापन है, बताइए। वाणिज्यिकर है, सामाजिक है, निजी है, सरकारी है। तो पल्स पोलियो का जो अभियान है ये सामाजिक विज्ञापन है, ठीक है। बाजार के किस प्रकार में अस्थायी दुकानें होती है? अस्थाई दुकान हाट में, मेला में नहीं। हाट मेला क्या होता है, तुरंत हट जाता है, नहीं मेला भी कुछ दिनों के लिए हट गया। शॉपिंग मॉल, हाँ ये मॉल में जो होता है वो अस्थाई दुकान होता है। समान अवसर का अधिकार मुख्यतः किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। रोजगार, शिक्षा, जाति, धर्म। समान अवसर का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, बताइए। समान अवसर का अधिकार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, जाति से, धर्म से, रोजगार से। तो रोजगार से, है ना। यूनिसेफ मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यूनिसेफ जो है बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। वह खेल रहा है किस काल का वाक्य है? खेल रहा है, तो खेल रहा है, खेल रहा है ना, तो ये तो वर्तमान का है, लेकिन पूर्ण हो गया है। ये काम पूर्ण हो गया है, नहीं खेल ही रहा है तो अपूर्ण है अभी, है ना। वर्तमान अपूर्ण। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, बताओ। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो राम लक्ष्मण द्वंद्व, क्या है? द्वंद्व। राम लक्ष्मण द्वंद्व। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य और इंद्र संधि क्या है, बताओ। तो सुरेंद्र, सुरेंद्र ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसको यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य जोड़ इंद्र लिखेंगे, ठीक है। सुरेंद्र, 38, सुरेंद्र, ठीक है। अगला है, गंगा बहती आई है में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रसार है, या यमक है, या उत्प्रेक्षा है ना। तो ये अनुप्रसार है। आंखें मूंदना का सही अर्थ क्या है? सो जाना, मर जाना, ध्यान करना, अनदेखा करना। तो अनदेखा करना मुहावरा है, नहीं आंखें मूंदना। अब आइए कुछ इंग्लिश का सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, ग्रामेटिकली है। चलिए, आई खाली स्थान है, टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। तो आई गो टू द मार्केट यस्टरडे होगा सही, या गोज होगा, या वेंट होगा, या गोइंग होगा। तो ये देख यहाँ पर जो सुटेबल कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा वर्ब आएगा ना, तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। क्यों? क्योंकि ये बीता हुआ कल यहाँ पे है ना। इसके थ्रू हम लोग गो नहीं रहे। आई गो टू द मार्केट टूडे हो सकता है ना ये, लेकिन यस्टरडे लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे, वेंट। द बुक इज खाली स्थान है, द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, वाई। ये क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, है ना। टेबल के ऊपर क्या है जी, बुक है। आई नीड खाली स्थान है, पेन टू राइट, है ना। अ पेन टू राइट, या एन पेन, या द, या ऑन, सॉरी नो, क्या यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। तो आई नीड अ पेन टू राइट, है ना। हमें एक पेन की आवश्यकता है, हमें लिखने के लिए एक पेन की आवश्यकता नहीं। यू खाली स्थान, फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, है ना। बताओ यहाँ पे कैन लगाओगे कि मस्ट लगाओगे कि मे कि माइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मस्ट फिनिश, सॉरी आई नहीं, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। मतलब बाहर जाने के पहले आपको पूरा होमवर्क क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, नहीं। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। अगला है, ही कैन स्विम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये सेंटेंस जो है इसको आप लोग WH में बनाइए, है ना। क्या बनाना है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब क्या है, किस में बनाना है, WH में बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट ही नहीं, कैन ही स्विम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। इसको थोड़ा सा देख लेना है, इसमें शायद आंसर में आपका ये प्रिंट हो गया है ना। कैन ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको बनाना है, क्वेश्चन करना है ना। तो कैन ही स्विम होगा, ठीक है। चलिए,
बिहार का प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है? भजन, सोहर, ठुमरी, कथक? तो बिहार का लोक संगीत जो है ना, ये सोहर है। बिहार के प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, सरसों? बताओ, बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? तो चावल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला दिया था, है ना। पुनः फिर इसका निर्माण कराया गया है, जो कि नालंदा में पड़ता है। आइए, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण? क्या लिखेंगे? जयप्रकाश नारायण। क्या हो गया भाई? हाँ, जयप्रकाश नारायण। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। लोकसभा में 40, याद रखेंगे। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। भारत के उत्तर सीमा में कौन सा देश है? तो सबको मालूम है, भारत की चौहदी याद करते हैं तो उत्तर में नेपाल, यही बताया जाता है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 47 में, 14 में? अरे भैया, है ना, क्या हो जाएगा? 50 में। संविधान लागू क्या हुआ था? 50 में। मनु भास्कर, सॉरी भास्कर नहीं, भाकर, मनु भाकर ओलंपिक विजेता का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से, तैराकी से, शूटिंग से, या फिर टेनिस से? चलिए जल्दी बताइए, तो किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। ये हो जाएगा, मनु भास्कर जो है ये शूटिंग से संबंधित है। किससे है? शूटिंग से। आइए अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबको मालूम है, कंचनजंगा सबसे ऊंचा, है ना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। किस दर्शन के अनुसार 100% रोजगार की गारंटी दी जाती है? बताइए, साम्यवाद, प्राउत, आनंद मार्ग, मानववाद? बताइए। तो है ना, दर्शन के अनुसार से 100% रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो प्राउत दर्शन के अनुसार से। प्रभात रंजन सरकार कौन थे? वैज्ञानिक, इंजीनियर, समाजवादी, या फिर दार्शनिक? कौन थे? बताइए। प्रभात रंजन सरकार कौन थे? तो ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। अंग प्रदेश की मातृभाषा क्या है? पंजाबी नहीं, ये तो पंजाब का। बिहारी नहीं, बंगाली। अंगिका। अंग प्रदेश की अंगिका। अंगिका। चलिए, अंग प्रदेश में माँ कात्यायनी का मंदिर कहाँ है? आइए, सब लोग घूमे है ना। तो ये खगड़िया जिला में पड़ता है। माँ कात्यायनी का मंदिर खगड़िया में, है ना। अंग प्रदेश प्राचीन काल में किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? हिंदू, सिख, ईसाई? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए। जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से है, उसी प्रकार चूहा का संबंध किससे है? अब आइए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो रीजनिंग का मिलेगा और मैथमेटिक्स का मिलेगा। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या बोला कि किस मच्छर का संबंध मलेरिया से। सबको जानता है कि मच्छर काट लिया, यानी ये मलेरिया रोग है। और मलेरिया रोग किससे फैलता है? मच्छर से। अब चूहा काटेगा तो कौन सा रोग फैल जाएगा? रेबीज नहीं, ये कुत्ता काटेगा तब। टाइफाइड नहीं। प्लेग। प्लेग। और डेंगू भी जो मच्छरों से होता है जी, याद रखना। टाइफाइड है, दूषित पानी पीने से होता है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? आपके पास चार ऑप्शन है, भिन्न अलग छाटिए। कुत्ता, कबूतर, खरगोश, बिल्ली? तो देखो ये सब उड़ने वाला नहीं है, ये कबूतर पक्षी का कैटेगरी में उड़ जाएगा, यानी ये भिन्न है। आइए अगला सवाल। अब थोड़ा रीजनिंग वगैरह आएगा, तो जरा हम लोग होशियारी से इसको बनाएंगे। हाँ, चलिए। श्रृंखला में कौन सी संख्या गायब है? बताओ, यहाँ पर कौन सा संख्या आना चाहिए? 3 है, 9 9 है, 27 है, यहाँ पर क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि 3 का गुणज है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या हम लोग डालेंगे? 81। 81 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आ जाएगा, यानी 81 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। रिक्त स्थान इसमें भी भरना है। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या है, कौन सा सीक्वेंस में है। तो देखो 8, 27, 64, 125, इसका मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि 2 का क्यू है ना। 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 125, तो 6 का करेंगे
6 छक्का 36 छक 216। आ रहा समझ में? यानी यहाँ पर जो है 6 का क्यू, 6 का क्यू कर दीजिएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी 216 हो जाएगा। अब आइए विषम इसमें चुनिए, कौन विषम है? तो त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, है ना। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, सब में भुजा आ रहा है नहीं। देखो ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया वर्ग, वर्ग की, है ना, चारों भुजा बराबर होती है। ये हो गया आयत, और ये हो गया वृत्त नहीं। तो अलग कौन है भाई? वृत्त है, ऑप्शन डी। इसमें भी विषम चुनना है। एक लोहा है, तांबा है, सोना है, लकड़ी। तो देखो ये सारा मेटल में आएगा, और ये लकड़ी, यानी कह सकते हैं कि ये सब धातु है, ये अधातु हो गया। अब आइए, यदि वाटर को ऐसा लिखा जाए, है ना, तो फायर को क्या लिखेंगे? मतलब ये जो है कोडिंग डिकोडिंग उसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डब वाटर जो है उसको ये वाला टर्म लिख दिए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, है ना। तो देखो हम पहले ही बताए थे कि ABCD जो होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है, उसको हम लोग कोडिंग करते हैं, ए से लेकर के ABC, इस प्रकार से लेकर के हम लोग जेड तक लिखते हैं ना, 1 2 3, इस प्रकार से करके हम लोग 26 तक जानते हैं। हर लेटर का जो पोजीशन है वो उसका कोड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो W है लिखा हुआ, तो इसको हम लोग 23 नंबर पर रखते हैं, ये 23 नंबर पर होता है। X जो है 24 नंबर पर है, याद रखिएगा। A जो है 1 नंबर पे होता है, एक, और B जो है वो 2 नंबर पे होता है। T है जो 20 नंबर पर होता है, 20 है ना। E जो होता है 5 पे होता है, R जो होता है 18 पे होता है। ये हम लोग को याद है, आप भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से S जो है वो 19 पे है, F जो है 6 पे है, S फिर 19 पे है। तो आप देखिएगा कि 23 से 24 हो गया, 1 से 2 हो गया, 20 से 19 हो गया, यानी घट गया यहाँ पे। 5 से 6 फिर हो गया, और 18 से 19 हो गया। यानी एक जगह सिर्फ देख रहे हो कि घट गया, और बाकी जगह एक एक बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया है ना, तो 20 की जगह 21 होना चाहिए, तो एकदम सुटेबल आता। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है डाटा, इसके अनुसार से F का मतलब हो गया 6 पोजीशन पे है, I जो है 9 पे है, और R जो है 18 पे है, और E जो है 5 पे है, ठीक है। अब एक एक बढ़ा के आप लिखिए। 6 है तो 6 का बाद क्या आएगा? एक बढ़ाएंगे तो 7 होगा, तो 7 पे कौन आएगा? तो G आता है। 7 पे कौन आएगा जी? G आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 के बाद एक बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आएगा? J आएगा। तो देखो E और J कहाँ पे है? तो E और J यहाँ पर भी है, और सॉरी G और J यहाँ पर भी है ना, G और J यहाँ पर भी है, यानी ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। आगे फिर बढ़ते हैं। तो देखिए 18, 18 के बाद क्या होगा? 19 होगा, तो 19 को हम लोग S से डिनोट करते हैं। और ये है जो कि 5 है, तो 6 नंबर पे कौन होगा? F होगा। यानी कौन सा आ रहा आंसर? तो ये आ रहा आंसर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम तो इसको अरेंजमेंट कर दिए, एक बढ़ा बढ़ा के है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, एक जगह क्या है, यहाँ पर S का जगह जो 19 आया है, यहाँ पर 21 होना चाहिए था, ठीक है, U होना चाहिए था। लेकिन चलिए आप अरेंज करिएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला है 3 4 5 को JKL लिखा गया, 6 7 8 को MNO लिखा गया, तो 1 2 3 को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में है, लेकिन इसमें भी देखिए जहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, और सभी को वो मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट है तो उसका मार्क्स सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, JKLMNO, यही है, JKLMNO, है ना। इसके इधर चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? GHI, है ना, GHI, JKLMNO, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 4 5, ये 3 पोजीशन, 4 और 5, मैंने ऐसे ही नंबरिंग दे दिया है, ठीक है। फिर 6 7 8, तो जब 1 2 3 लिखेगा, 1 2 3 यहाँ पर लिख दिया है ना, तो GHI,
GHI, तो ध्यान से रखना यहाँ पर GHJ यहाँ पर होना चाहिए, GHJ। ऐसे तो एक्चुअली में यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, तो यहाँ पर 4 5 6 से स्टार्ट करना चाहिए था, यहाँ पे 7 8 9 से स्टार्ट करना चाहिए था, तब जाकर के आपका 1 2 3 का सही उत्तर आएगा, है ना। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं कि 1 2 3 लिख दिया है, तो 1 2 3 के कारण 3 तो खुद यही आ गया, तो 1 2 ये होगा, HI क्या आना चाहिए, HIJ होना चाहिए, 1 2 3 का कारण HIJ होना चाहिए, तो HIJ नहीं है। बात समझ में आ रहा, आंसर आपको ये बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन का मार्क्स सभी को मिल जाएगा। 1 2 3 के कारण आंसर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अरेंजमेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि एक लड़की की ओर इशारा करके रोहित ने कहा, रोहित एक लड़का है, एक लड़की की ओर इशारा करके बोलता है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी हम किसी लड़की की ओर इशारा करके बोलते हैं कि ये मेरी इकलौती, क्या लिखा, यह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी का मतलब क्या हो गया, मेरी बहन हो गई, है। तो वह लड़की रोहित से क्या क्या लगेगी, तो बहन लगेगी, ये तो सिंपल सा सवाल है, क्या लगेगी, बहन लगेगी। एक आदमी पूरब की ओर देख रहा है, अगर वह घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमे तो किस दिशा में होगा, बहुत अच्छा। तो इसके लिए क्या करिएगा कि आपको मालूम है, पहले ही बता चुके हैं कि ये नॉर्थ है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। एक आदमी पूरब दिशा में देख रहा है, देखिए ये आदमी है पूरब दिशा में देख रहा है, पूरब दिशा में देख रहा है। अब कहता है घड़ी के दिशा में, तो घड़ी चलता है ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज, घड़ी का दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे, नहीं है, और घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉक। तो घड़ी की दिशा में 270 घुमाइए, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री हो गया, है ना, यहाँ से घूम के आया यहाँ पे 90 डिग्री, पुनः फिर ये जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो 180 हो जाएगा, 270 यहाँ पर पहुँच गया। 270 का मतलब ऊपर की ओर आ गया, यानी नॉर्थ की ओर आ गया, तो किस दिशा में होगा भाई, तो वो उत्तर दिशा में होगा, क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 25 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये रीजनिंग का सवाल है, कैलेंडर का सवाल, इसको थोड़ा सा बताने में ये तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आइए कुछ बताने का प्रयास करते हैं आपको, है ना। 1 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, किससे स्टार्ट किया जा रहा है, 1 जनवरी 2020 को, बुधवार है ना। तो बोलता है कि 1 जनवरी 25 को क्या होगा, तो ध्यान से देखिए 20 से 25 आने में कितना साल लगा, 5 साल लगा। अब आइए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्रश है, जो ये ईयर दिया गया है, तो सबसे पहले चेक करना होता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर किसको बोलते हैं, ऐसे ईयर को बोलते हैं जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का हो, है ना, 28 का नहीं 29 का हो। तो साधारण साधारण वर्ष में 365 दिन में एक साल हम लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन हो जाता है, क्या हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि 52 सप्ताह 1 दिन, इसमें हो जाता है 52 सप्ताह 2 दिन। और आपको मालूम है कि प्रत्येक 7 दिन पर वही दिन का रिपीटेशन हो जाता है, 7 दिन जैसा ही आ जाएगा वही दिन आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आज सोमवार है, तो 7वां दिन फिर सोमवार होगा, फिर 7वां दिन वही सोमवार आएगा, यानी हर 7 दिन पर रिपीटेशन होता है। तो इसमें जो आप देखिएगा तो 52 सप्ताह 1 दिन आता है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन, मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये जो ईयर दिया गया लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर पहचानने का तरीका ये है कि उस ईयर को 4 से डिवीजन कर दीजिए, तो हम 4 से जैसे ही डिवीजन करते हैं तो देख रहे हैं ये कट जा रहा है, इसका मतलब है कि 2020 जो है आपका लीप ईयर है। ध्यान से देखिएगा, 2020 लीप ईयर है, 25 तक आना है, तो सिंपल वे में आपको समझाते हैं। 20 के बाद क्या हो जाएगा, 21, फिर क्या होगा, 22, फिर क्या होगा, 23, फिर क्या हो जाएगा, 24, अब जाके आइएगा 25 में। बात आ रहा समझ में, तो ध्यान से यही देखना है, कुछ इसमें है नहीं, बस सिंपल वे में समझ जाइए। ये कैलेंडर का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आसान तरीका से समझा दे रहे हैं। तो देखिएगा
कि ये तो लीप ईयर है और ये लीप ईयर होगा नहीं, 4 से डिवीजन करना, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं, ये भी 4 से कट जाएगा, 24 4 से कटेगा। तो जैसा ही 4 से कट रहा है तो वह साल लीप ईयर है, और जब लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा 2 दिन हमको हो रहा है। मेरी बात को समझिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 7 दिन पर दिन रिपीटेशन होता है ना। तो 52 सप्ताह हो गया, तो 52 सप्ताह का मतलब हो गया कि जो दिन है वही दिन 52 सप्ताह में वही दिन रिपीटेशन करेगा। एक दिन जो फालतू हो गया वो दिन को हम लोग पकड़ के रख लेना। तो साधारण ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, और लीप ईयर में हमको 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, याद रखना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर से 2 दिन एक्स्ट्रा आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से यहाँ पर आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आइए, यहाँ पर कौन सा दिन है, बुधवार है, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए। तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा, यानी शुक्रवार आ गया 21 में, 22 में आएंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बुधवार ही हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बात समझ में आई? रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के बनाना है। चलिए, बुधवार ऑप्शन है। हाँ, अगला सवाल कहता है कि एक घड़ी में इतना बजा है, 5:30 बजा है, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका हम ये बता देते हैं ताकि जल्दी बन जाएगा, कंपटीशन में थोड़ा जल्दी बना लेना है ना, नहीं तो फिर इसमें भी लंबा लग जाएगा। क्या शॉर्ट है, एक फार्मूला है, हम उसको लिख देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। कोण जब भी निकालने के लिए बोलेगा, कोण को हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू लिखना है 30h-11/2 मिनट। ध्यान से रखना, एच का मतलब आवर, और ये यहाँ एम होता है तो हम मिनट लिख लिए हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले के तहत कौन जब भी पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा और सही बन जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, बस यहीं से समझिए, ऐसे तो फिर पढ़ाने में बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो एच का मतलब घंटा को, यहाँ देखो, ये 5 घंटा, ये 5 जो है घंटा को इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है, और ये 30 जो है मिनट को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों डाटा को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 5 यहाँ पुट करना है, याद रखना है, 30 × 5 माइनस 11/2 × 30, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15 से ये कट गया, और 30 को 5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 150, 150 माइनस, अच्छा 11 को 15 से गुना कर दीजिए, है ना, 11 को 15 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 15 कम 15, 15 1 16, है ना, 165 आ गया। अब ये दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन बहुत सारा यहाँ पे बोलेगा कि सर -15 हुआ, तो माइनस प्लस पे भी ध्यान नहीं देना है, बस 15 आया ना, यही डिग्री हो गया, है ना। तो 15 डिग्री, कितना डिग्री आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री। आप लोग माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, कि माइनस आ गया तो -15 डिग्री, नहीं, एंगल हमको समझना है। माइनस का मतलब हो जाएगा आपको, है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, वो अलग है। बस सीधा सीधा आप ये जानिएगा कि ये जो डाटा आएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 11 + 22 + 33 का अंकगणितीय गुणनफल क्या होगा। ये सारा रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है, अंकगणितीय गुणनफल है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1, और सभी को जोड़ देंगे, यही अंकगणितीय गुणनफल होता है। तो ऐसा करिएगा तो 9 4 13 1 14, इसमें 14 ऑप्शन में नहीं है, तो ये सभी को अंक मिल जाएगा। इसमें आपका आंसर ई बना लीजिए एक ऑप्शन, और इसमें 14 करिए, है ना, लेकिन ये सभी को मार्क्स इक्वल मिल जाएगा। अगला देखिए, यदि पिता पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है और कहता आयु का योग 70 साल है, तो पिता की आयु क्या होगी, है ना। तो देखिए, इस टाइप का यदि प्रश्न आएगा, ऐसे बनाएंगे हम लोग। चलिए, हाँ, जगह मिल गया है हमको। हाँ, पिता और पुत्र दोनों का आयु का अनुपात लिखा है, तो हम मान लेंगे अनुपातिक राशि x है, तब पिताजी की जो आयु है, पिताजी की जो आयु है वो 5x हो जाएगा, और पुत्र की जो आयु है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
अब बोलता है कि आयु का योग 70, यानी कि दोनों का आयु का योग। तो 5x योग कर दीजिए, आइए। 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 70। तो 5 2 7x हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 70 हो गया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। x का वैल्यू 10 आ गया, यानी 10 यहाँ पुट कर देंगे तो 10 × 5 = 50 पिताजी का आयु, और 10 यहाँ पुट करेंगे तो 10 दूनी 20 पुत्र का आयु। तो पूछता है क्या पिताजी की आयु क्या होगा, तो पिताजी की आयु में पुट कर दीजिएगा, है ना, ये x का वैल्यू, तो 50 आ जाएगा। आया समझ में। अगला है ए को 2 लिखा गया है, तो बी को 4 लिखा गया, सी को 6 लिखा गया, तो एस को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले ही बता रखे हैं कि ए बी सी डी जो होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है उसका पोजीशन याद रखना है, ए से लेकर के जेड तक। ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, है ना, यानी दूसरा पोजीशन पर होता है, सी को तीसरा पोजीशन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल करते जा रहा है, ये 1 है तो दुगना लिख दिया, इसका 2 पोजीशन पर होता है 4 लिख दिया गया, 3 पोजीशन पर होता है 6 लिख दिया गया। एस का पोजीशन 19 होता है, एस का पोजीशन 19 होता है, तो उसको भी दुगना करना होगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। आया समझ में। यानी पोजीशन को डबल कर दिया गया है, पोजीशन को डबल कर दिया गया है। चलिए चलिए, अब है जो एक्स वाई के लिए क्या लिखा है कि एक्स गुना वाई 36 है, और दोनों को जोड़ते हैं तो 15 है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दो संख्या उसको गुना करने पे 36 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्शन से ही बना देंगे, ठीक है, कि गुना करेंगे तो 36 होना चाहिए। तो देखिए 12 या 36 तो हो जा रहा है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो गुना करेंगे तो माइनस में 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में +36 दिया था, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमको नजर आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 या 36, यानी कि आगे वाला सेटिस्फाइड भी नहीं करेगा, लेकिन इसी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये मेरा सही उत्तर होगा। यही हमको सेटिस्फाइड कर दिया, और इसको भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। -12 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 12 3 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अब आइए बोलता है कि यदि ये जो है ग्रेटर देन 0 है, तो के का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए ये यदि के का जो वैल्यू है ना, क्या होगा ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि हम यहाँ पर 7 ही रख देते हैं तो 0 हो जा रहा है, लेकिन 0 से बड़ा बोल रहा है, तो 0 से बड़ा होने के लिए हमको 8 पुट करना होगा, के स्थान पर 8 पुट करेंगे तभी तो 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ये टोटल जो टर्म है ग्रेटर है 0 से, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो के का वैल्यू क्या होगा, यदि के का वैल्यू हम 7 रख देंगे तो 0 के बराबर हो जा रहा, तो ये नहीं बोल रहा है कि 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होने के लिए के का वैल्यू 7 से ज़्यादा पुट करना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पर कौन है, 8, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। अब आइए 3 पूर्णांक दिया गया, बोलता है तीनों का गुणनफल 16 है, और कहता है तीनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, तो कौन सा वैल्यू होगा। तो फिर इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे, यहाँ पर 2 टर्म था, यहाँ पर 3 टर्म आया, देखिए तीनों का गुणनफल पॉजिटिव में है, तो तुरंत माइंड में ये फिट करना चाहिए हमको कि देखो यहाँ पर एक ही माइनस है, तो गुणनफल करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो निगेटिव नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। ऐसे भी तीनों को गुना कर रहे हैं तो 16 नहीं हो रहा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों को गुना कर रहे हैं तो ये 16 हो जा रहा, तो तुरंत हम ऑप्शन ये मार देंगे, है ना, और जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो देख लीजिए 0 हो जाएगा। ये भी 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 4, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4, कट के 0 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, प्लस में 16 आ जाएगा। अगला है 1 से 10 तक के यदि संख्याएं 1 से 10 तक हो तो माध्य और माध्यिका में अंतर पूछ रहा है। माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो माध्य का मतलब होता है 1 से 10 तक, तो जब 1 से 10 तक आप जोड़िएगा तो 5.5 आता है, सॉरी जोड़ने पे 55 होता है, 1 से लेके 10 तक जब जोड़िएगा ना तो 55 होगा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। ये हो गया माध्य। और माध्यिका क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या होता है माध्यिका निकालने के लिए कि आप इसके मिड मिड में देखेंगे, है ना, तो यहाँ से आप काउंटिंग कर रहे हैं तो
पांचवा पोजीशन पर ये आ रहा और इधर से काउंटिंग करेंगे तो पांचवा पोजीशन पर ये होगा, यानी इन दोनों का औसत निकाल देना होगा। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2, यही है ना। तो क्या आ जाएगा, 11/2। 11/2 को जब डिवाइड करिएगा तो 5.5 आ जाएगा, नहीं। तो माध्य भी 5.5 आया है और माध्यिका भी 5.5 आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि दोनों का अंतर, तो अंतर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, अंतर का मतलब घटा दीजिए। आया समझ में। चलिए, अब है इसको सॉल्यूशन करना है। आइए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये जो है सॉल्यूशन करेंगे तो कोष्ट में 2 आगे लगा हुआ, नहीं, कोष्ट के पहले क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, तो 2x हो जाएगा। 2x प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू, अब ये 5 को कोष्ट से बाहर है ना, अंदर कर देंगे तो 5x - 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, ये 2x है, ये साइड आ जाएगा तो 5x - 2x, और ये -5 है, ये साइड ले आइए, 6 + 5 - 3, है ना। मतलब अंक को, सारे अंक को एक साइड कर दिए हैं और जिसमें x लगा हुआ है उसको एक साइड कर दिए हैं। तो जैसे ही ये घट जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, 3x, और यहाँ पर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, नहीं। 6 × 5 = 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, यानी x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 8/3 हो जाएगा। 8/3 है, नहीं है, तो नन में हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हो, सबसे बड़ा कोण कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो हम मान के चलते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला नहीं, मतलब कि थ्योरी है ना। तो तीनों कोणों का अनुपात दिया है 2, 3, 4, तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि 2x 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। जब 20 डिग्री आया तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। 20 × 100 = 80, 80 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एक त्रिभुज में फिर पुनः वही वाला काम कर दिया है, लिख दिया है कि 2x है, 3x है और 5x है, तो x का मान निकालिए। तो सिंपल से ये तो ओरल फिर बन जाएगा, 5 3 8 2 10, है ना। कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। तो x का मान पूछा तो 18 डिग्री। अगला है कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 200 रुपये और 10% का छूट देते हैं। तो जब 200 रुपया मूल्य है, 10% का छूट दीजिएगा तो 20 रुपया का छूट हो गया, यानी अब बिकेगा कितना में, तो 180 रुपया में। ध्यान से देखना, 200 रुपया मूल्य है अंकित किया हुआ और 10% का हम छूट दे रहे हैं। तो जब 10% का छूट दे देंगे, है ना, तो 200 रुपया में 200 रुपया का 10% कितना हुआ, 20 हो जाएगा। तो मिलेगा कितना में, ध्यान से देखना, 200 माइनस 20, 20 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। 200 का 10% 20 होता है, तो ये हमको मिलेगा कितना में, 180 में। लेकिन आगे क्या बोलता है, छूट के बाद 18% जीएसटी लगता है। अब जो है ना आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी अब जो है 18% इसमें जोड़ना होगा, यानी जोड़ दीजिए 180 का 18%, यानी 18/100 करेंगे, 18% का मतलब यही हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 180 प्लस 18 को 18 से गुना कर देंगे तो 324 होता है ना जी, एक पॉइंट आ जाएगा, सही है ना। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2
212 रुपया 4 पैसा 40 पैसा, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन बी आ जाएगा। आया समझ में? तो सिंपल सा सवाल है। चलिए, अब कहता है रूट, रूट अंडर में 12 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो रूट में 12 यदि है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 तिया 12। नहीं, 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो 2√3 हो जाएगा। 2√3 है कहीं पे? 2√3 है। अब आइए, एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इतना है, तो दोनों का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा सवाल है। 5/12 माइनस करना है, और ये वाला वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7/18 लिखेंगे। अब आराम से इसको 36 एलसीएम हो जाएगा। 12 तिया 36, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, 29/36। 29 36 है, 29/36 है, ऑप्शन डी। अब आइए, इसको सॉल्यूशन करिए और इसका मान निकालिए। तो 2/3 है, 2/3 है, -5/6 है, और प्लस 7/12 है। आइए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 12 एकम 12, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 8 7 15, यानी 5/12। सोल्यूशन करिएगा, 5/12 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा और उस पर बने दो कोण ज्ञात हो, तो कौन सा विधि द्वारा सत्रिभुज बनेगा? सत्रिभुज ने यहाँ पर लिखेगा सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पर जो है सत्रिभुज लिखा है ना, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज, है ना। कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा है, एक साइड दिया है, भुजा का मतलब होता है साइड, और दो कोण यानी एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल, है ना। तो सर्वांगसम का नियम है ना, एंगल साइड एंगल हो सकता है, और एंगल एंगल साइड हो सकता है। यानी आपको ऑप्शन कोई यदि सी लगाया हो वो भी सही होगा, ए लगाया है वो भी सही होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल। किसी अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त है, ये हो गया पूरा वृत्त। जब यहाँ से कट करके हम लोग आधा कर लेंगे तो आधा बाहर आ जाएगा, इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो πr², इसका होता है πr², ठीक है। लेकिन अर्धवृत्त है तो इसको आधा कर देना होगा। आया समझ में? व्यास दिया है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। यानी ये टोटल है जो व्यास है। ये वृत्त में या अर्धवृत्त में व्यास जो बोलेगा वो सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि चेंज कर दीजिएगा। तब क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए, 22/7, और गुना आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 7, है ना, और 1/2, 1/2। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 × 7 = 77 आ जाएगा। डिवाइड करिएगा, आ जाएगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? चलिए अगला। एक्स का वैल्यू निकालना है, ये आपका डाटा दिया गया है ना। तो 5x = क्या लिखेंगे? 32 - 7। ये प्लस में 7 है, ये साइड आ जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 25। 25 से 7 32 हो जाएगा 5x। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अब आइए, देखिए ये क्या लिखा है, p+q² माइनस p-q², और दोनों को घटा दिया जा रहा है, क्या होगा? यानी ये बोल सकते हैं कि a+b² है, और यहाँ पर a-b² है, और दोनों को ऐसा लिख करके घटा देना है, तो क्या होगा? इसको आप, एक तरह का ये फॉर्मूला ही है। इसके क्या करिएगा आप लोग, देखिए, a+b² a² प्लस b² + 2ab हो गया, माइनस
यहाँ यहाँ माइनस का है ना, तो माइनस वाला में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pq, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, ये कटने वाला है, कट गया, तो 4pq बचेगा, 4pq याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ऐसे इसको दो तीन तरीका से भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर भी एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब आइए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 24 है, ये माइनस में 4 है, ये इसको 24 की तरफ ले आना है, यहाँ पर 7x बच जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 प्लस 4 दैट मीन्स 28। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 यहाँ पुट कर दो, तो 4 तिया 12, 12 5 17 है ना, तो 12 5 17 कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए इसको हल करना है, तो देखो ये दोनों गुना में है और उसके ऊपर पर ये क्या कर दिया, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, सॉरी स्क्वायर नहीं मैंने गुना होगा इस पे, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का घूर्णन समानता का क्रम क्या है, अच्छा घूर्णन समानता का क्रम जो है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, मतलब सेंटर से यदि उसको तुम घुमाओगे 3 बार, तो सब समान ही आएगा, वो घूर्णन का समानता यही है। अब आ जाओ, यूलर फार्मूला जो है एफ प्लस भी माइनस सी इज इक्वल टू 2 घनाभ के लिए है ना, सत्य है, तो बोलता है एफ का वैल्यू 6 है, वी का वैल्यू 8 है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, डाटा यहाँ पुट करिए, आंसर आ जाएगा। एफ का वैल्यू कितना है 6 और वी का वैल्यू कितना है 8, तो माइनस ई इज इक्वल टू 2 है ना, तो ई को ये साइड ले आना, 2 को ये साइड कर देना, सारे अंक को एक तरफ कर दीजिए, तो 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 6 14, 14 में से 2 घटा देंगे जो कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब आइए इतना यानी 5,000 पे 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी इसको चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं, ब्याजों पर जो ब्याज मिलता है उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कुल ब्याज क्या होगा, तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, मिश्रण इज इक्वल टू है ना, पी 1 + r/100 टू पावर n, यानी इससे क्या होगा, मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन उसको बोलते हैं ऐसा धन जिसमें ब्याज भी शामिल हो, है ना, मूलधन भी शामिल हो। आइए तो देखिए ये पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया कितना, 5,000, फार्मूला सबको पता होगा, 1 + 10% लिखा है, तो 10/100 और कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास कितना डाटा आ गया, 5,000, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 11/10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार हम 11/10 लिख देते हैं, 1020, 1020 कैंसिल हो गया, 50 गुना 121, 121 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 12 50 60, यानी इतना हो गया मिश्रधन, 60 50 मिश्रधन हो गया, मतलब इसमें ब्याज भी शामिल है, मूलधन भी शामिल है, ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना है आपका, यानी कि अमाउंट कितना है, 5,000 है, और ये मिश्रधन आ गया इतना, यानी कि इसमें से 5,000 घटा देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा, तो 1050 जब घटाइएगा तो 1050 आएगा, 1050 है, हाँ है, ऑप्शन बी में, तो 1050 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, -1 पे पावर 2025 लिखा हुआ है, -2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, -3 पे पावर 2 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि 1 पे पावर जितना भी लिख दीजिए आप उसका वैल्यू, 1 पे पावर कितना भी क्यों ना लिख दीजिए, वैल्यू वही आएगा, क्या आएगा, वैल्यू वही आएगा। आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखना ये है कि यदि आप यहाँ पे
दो लिखे हैं, याद रखिए, तो वैल्यू एक ही होगा, लेकिन -1 है और इस पे पावर 3 लिखे हैं तो इसका डाटा -1 होगा, क्योंकि एक को जितना भर भी मल्टीप्लाई करिएगा एक ही होगा। ध्यान रखना है, सम संख्या रहेगा तो पॉजिटिव और विषम संख्या रहेगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर 25 है, इसका मतलब है कि -1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? -1। देखिए यहाँ पर लिखते हैं -1 आएगा। आगे चलिए, -2 पर पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा क्योंकि 3 यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखिए माइनस है अंदर में, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। -3 का स्क्वायर लिख रहा था, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 जो हो जाएगा पॉजिटिव में होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ नहीं, इसके लिए माइनस लिखे, यानी सारा माइनस में, तो 9 1 10 8 18, -18 वाला जो होगा ये आंसर हो जाएगा। अगला ये बोलता है x⁻³ है, i इज इक्वल टू 1331 है, तो x का मान क्या होगा? तो ये जो है 11 का क्यू है, 11 का यदि क्यू करिएगा ना तो आपको यही आ जाएगा, ठीक है। अगला, एक आयत की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है? 2 × L + B, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए, तो लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, 15 10 25 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 हो जाएगा। एकदम इसम ओरली बनने वाला है। आइए, अब कहता है कि ये जो है इतना अनुपात इतना इज इक्वल टू इतना अनुपात इतना है, तो एक्स का मान क्या होगा? यदि इस टाइप का है तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, इंटरनली को गुना कर देंगे और इज इक्वल टू एक्सटर्नली को गुना कर देंगे। 8 × x, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ से 10, अर्थात 30 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आइए, अच्छा अब ये बोलता है कि इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? तो आधार समान होने पर घात जुट जाता है, तो 5 3 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 8 हो जाएगा, है ना। दोनों का देखो आधार समान है तो ऊपर वाला जो घात होता है वो जुट जाता है, तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए मैथ और रीजनिंग वाला में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा टाइमिंग लग ही जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लास 7 का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग 8 क्लास का देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को थैंक यू, जय हिंद।